वह पूरे स्कूल द्वारा मजाक उड़ाया जाने वाला एस रैंक का बेकार ताबीज मास्टर था, लेकिन उसने 3 दिन लगाकर 1 लाख विस्फोटक ताबीज तैयार किए, सिर्फ एक ऐसे बॉस को पल भर में मारने के लिए जिसे छूने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे कि मैं मौत को बुला रहा हूं, यहां तक कि एस रैंक वेपन मैज जागृत करने वाली मेरी गर्लफ्रेंड ने भी वहीं मुझे छोड़ दिया और तुरंत लॉन्ग परिवार के युवा मालिक की बाहों में चली गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे ताबीजों में मना की कोई खपत नहीं होती, न कोई तैयारी का समय लगता है। बस मन में एक विचार आते ही 10,000 ताबीज एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। जब मैंने विदर्डवुड टाउन के सूखे कुएं के तल में अपना 1 लाखवां विस्फोटक ताबीज दबा दिया तो मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, फट, धड़ाम। एक मशरूम क्लाउड आसमान तक उठ गया। मैं सीधे लेवल 0 से एक ही झटके में लेवल 10 पर पहुंच गया और वह औरत जिसने कभी मुझे ठुकराया था अपने नए बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े नीलामी घर के बाहर खड़ी थी, इस इंतजार में कि मैं जो उपकरण बेचूंगा उनके बचे खुचे हिस्से उसे मिल जाए। इस समय मंच पर छोटी मूंछों वाले निदेशक पूरी गंभीरता से कह रहे थे, प्रोफेशन जागृत करने के बाद तुम सब एक असाधारण व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हें अपने क्षेत्र की रक्षा करनी होगी और शक्तिशाली से कमजोरों की रक्षा करनी होगी। मैं यहाँ तुम सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम अपने मनचाहे प्रोफेशन को जागृत कर सको और ये भी आशा करता हूँ कि तुम्हारी पीढ़ी मानव जाति की खोई हुई भूमि वापस हासिल कर सके। लेकिन मंच के नीचे बैठे छात्रों ने स्पष्ट रूप से इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हर साल यही कहा जाता है, पता नहीं कितने साल हो गए इंसानों ने प्रोफेशन जागृत किए और असाधारण लोग बने, लेकिन वे राक्षस भी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। खोई हुई भूमि वापस लेना तो नामुमकिन है। जहां तक अपने क्षेत्र की रक्षा करने और कमजोरों की मदद करने की बात है, लोग कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करना चाहते हैं, वरना इस दुनिया में झुग्गी इलाके कभी बने ही नहीं होते। ल्यूयान भी उसी झुग्गी इलाके का एक सदस्य था। वह भी आज अपना प्रोफेशन जागृत होने का इंतजार कर रहा था। झुग्गी इलाके के एक लड़के होने के नाते ल्यूयान भी उम्मीद कर रहा था कि वो कोई शक्तिशाली प्रोफेशन जागृत कर सके और अपनी किस्मत बदल दे। हालांकि वह एक दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति था, लेकिन इस दुनिया में ऊंची दीवारों के बाहर सिर्फ राक्षसों का इलाका था, साथ ही तरह तरह के रहस्यमयी क्षेत्र और डंजन। अगर किसी के पास असाधारण शक्ति ना हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत जल्द निदेशक ने शिक्षक को नाम पुकारने के लिए कहा। छात्र एक एक करके मंच पर रखे जागृति उपकरण में प्रवेश करने लगे। वह लगभग 3 मीटर ऊंचे एक विशाल अंडे जैसा दिखता था, पूरा पारदर्शी, जिसकी सतह पर रंग बिरंगी रोशनी बह रही थी और उसके भीतर रहस्यमयी मंत्र लगातार घूम रहे थे। जो भी 18 वर्ष का हो चुका व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करता, वह अपना प्रोफेशन जागृत कर सकता था। जाओ यू बी रैंक बरसरकर अगला, वंगयान ए रैंक आर्चर अगला। शुरुआत में लगातार बी रैंक और ए रैंक प्रोफेशन ही सामने आए, जिससे कोई खास हलचल नहीं हुई। लेकिन कुछ दर्जन छात्रों के बाद ल्यू शुआंग शुआंग एस रैंक वेपन मैज अगला। क्या एस रैंक? क्या हमारे स्कूल में पहली बार किसी ने एस रैंक प्रोफेशन जागृत किया है? सोचा नहीं था कि ल्यू शुआंग शुआंग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि एस रैंक प्रोफेशन भी जागृत कर लेगी। सचमुच भगवान की लाडली है। एस रैंक प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह वेपन मैज है। इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है। अगर मुझे सही याद है तो ल्यू शुआंग शुआंग भी झुग्गी इलाके की ही है। इतनी प्रतिभाशाली है तो कोई अमीर आदमी खुद उसका सहारा बनेगा। अमीर आदमी उसका सहारा बनेगा? तुम्हें क्या लगता है बदले में वो तुमसे क्या मांगेगा? धीरे बोलो। क्या तुम्हें सामने ल्यूयान दिखाई नहीं दे रहा? ल्यूयान उसका बॉयफ्रेंड है। हालांकि बात की आवाजें बहुत धीमी थीं, फिर भी ल्यूयान ने सब सुन लिया। हाँ, अभी अभी एस रैंक वेपन मैच जागृत करने वाली ल्यू शुआंग शुआंग उसकी गर्लफ्रेंड थी। वह अपनी कक्षा में लौटने के बाद अपने सहपाठियों की बधाइयों का जवाब देकर मोबाइल निकालकर किसी को संदेश भेजने लगी। शायद वह अपने माता पिता को खुशखबरी दे रही होगी। ल्यूयान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप इंतजार करता रहा। लगभग 1 घंटे बाद उसका नंबर आया। ल्यूयान जागृति उपकरण के अंदर चला गया। उसे महसूस हुआ कि एक अजीब सी ऊर्जा उसके पूरे शरीर को घेर रही है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अनगिनत रहस्यमयी चित्र दिखाई देने लगे और असंख्य ताबीज हवा में तैरने लगे। ताबीज। इन वर्षों की पढ़ाई में उसने स्वाभाविक रूप से हर तरह के प्रोफेशन के बारे में सीखा था। उसकी वर्तमान स्थिति देखकर यह शायद ताबीज मास्टर ही था। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसे तुरंत एक सूचना अपने दिमाग में महसूस हुई। जागृति सफल, एस रैंक ताबीज मास्टर, प्रारंभिक ताबीज मंत्र। ये दोनों सूचनाएं उसके मन में आने के बाद ल्यूयान की जागृति समाप्त हो गई। उसे देखकर वहां मौजूद शिक्षक की आवाज में भी थोड़ी निराशा थी। ल्यूयान, एस रैंक ताबीज मास्टर। ताबीज मास्टर सभी एस रैंक प्रोफेशनों में सबसे बदनाम प्रोफेशन माना जाता था, क्योंकि दूसरे एस रैंक प्रोफेशन आगे चलकर नए कौशल सीख सकते थे।
राक्षसों को मारने पर उनसे कौशल पुस्तकों के गिरने की भी संभावना रहती थी। लेकिन ताबीज मास्टर, उसे शुरुआत में सिर्फ एक ताबीज मंत्र मिलता था, बस उसके बाद कुछ नहीं। अब तक किसी भी ताबीज मास्टर को राक्षस मारने के बाद कोई नया ताबीज मंत्र नहीं मिला था, इसलिए ताबीज मास्टर कभी नए मंत्र सीख ही नहीं सकते थे। दूसरे प्रोफेशन उन्नति करने पर एक नया कौशल भी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन ताबीज मास्टर, चाहे तुम लगातार मेहनत करते हुए लेवल 30 तक भी पहुंच जाओ प्रोफेशन उन्नति के समय, तब भी तुम केवल आगे सिर्फ लेवल बढ़ेगा, नया कौशल नहीं मिलेगा। ताबीज मास्टर ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोग इतना जरूर जानते हैं कि अगर तुम्हारा जागृत प्रोफेशन ताबीज मास्टर है तो उससे अच्छा है कि कोई सी रैंक का प्रोफेशन जागृत हो जाए। ल्यूयान जागृति यंत्र से बाहर निकला और उसे निराश होने का भी समय नहीं मिला। जैसे ही वह बाहर आया, उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी, बधाई हो स्वामी, आपने ताबीज मास्टर प्रोफेशन जागृत किया है। प्रोफेशन सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। जांच में पाया गया कि ताबीज मास्टर प्रोफेशन अपूर्ण है, अब इसे पूर्ण किया जा रहा है। ताबीज मास्टर EX रैंक में उन्नत हो गया है। निष्क्रिय प्रतिभा, एक ताबीज चलाने में कोई तैयारी का समय नहीं लगेगा और कोई मना खर्च नहीं होगा। निष्क्रिय प्रतिभा 2, हर 5 लेवल बढ़ने पर एक नया ताबीज मंत्र प्राप्त होगा। इन लगातार आने वाले संदेशों से ल्यूयान समझ गया कि यह उसका भ्रम नहीं था, बल्कि सचमुच सिस्टम सक्रिय हो गया था। एक दूसरे संसार से आए व्यक्ति होने का उसका विशेष लाभ आखिरकार अब उसे मिल ही गया था। सिस्टम ने उसके ताबीज मास्टर प्रोफेशन को S रैंक से बढ़ाकर EX रैंक कर दिया और साथ ही ये 2 बेहद शक्तिशाली प्रतिभाएं भी दे दी। ल्यूयान जानता था कि भविष्य में वह जिस रास्ते पर चलेगा वह अजेय होने का रास्ता होगा। जब वह लियू शुआंग को साथ लेकर घर जाने और आगे राक्षसों का शिकार करने की योजना बनाने ही वाला था, तभी लियू शुआंग खुद उसकी ओर चलकर आ गई। ल्यूयान ने साफ देखा कि लियू शुआंग के चेहरे पर कुछ अस्वाभाविक था। उसका दिल बैठ गया, कुछ गड़बड़ थी। लियू शुआंग उसके सामने आकर लगभग आधा मिनट तक झिझकती रही। आखिरकार मानो उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। ल्यूयान, हम अलग हो जाते हैं। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसे सुन लिया और सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ देखते हुए शायद लियू शुआंग को शर्म महसूस हुई। उसका गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसे सहारे की जरूरत थी। उसे अपने लेवल बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अगर वह ल्यूयान के साथ रहती तो उसके ताबीज मास्टर प्रोफेशन के सहारे क्या वह उसके लिए पैसे कमा पाता, उपकरण खरीद पाता, कौशल पुस्तकें खरीद पाता? इतना बिल्कुल भी काफी नहीं था। इस समय उसके मन में तेजी से विचार चल रहे थे। वह ऐसा कारण ढूंढना चाहती थी जिससे वह नैतिक रूप से गलत भी न लगे। लेकिन ल्यूयान का जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ठीक है, सिर्फ एक शब्द, बहुत शांत, मानो कोई मामूली बात कह रहा हो। यहां तक कि इससे उसे गुस्सा भी आ गया। इसका क्या मतलब है? क्या इतने वर्षों की हमारी बचपन की दोस्ती इतनी बेकार थी, या फिर क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती? उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर पूछा, तुमने क्या कहा? तुम अलग होना चाहती हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं, इसमें क्या समस्या है? ल्यूयान ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी फिल्मी घटना उसके साथ भी होगी, लेकिन चूंकि उसने यही रास्ता चुना था तो वह उसे रोकने वाला नहीं था। भले ही उसके पास कोई सिस्टम न होता और वह सचमुच एक बेकार इंसान होता, तब भी वह यही फैसला करता। ऐसे इंसान के लिए रुकना किसी भी तरह से सही नहीं था। लियू शुआंग ने जो बातें पहले से सोच रखी थीं, उन्हें कहने का मौका ही नहीं मिला। आखिर में उसने दांत भींचकर कहा, ल्यूयान, उम्मीद है तुम मुझे दोष नहीं दोगे। अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। जबरदस्ती साथ रहने से हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। नहीं, जैसा तुमने कहा, हम सचमुच अब एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। ल्यूयान ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगा। उसी समय एक स्टाइलिश सूट पहने छात्र वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह ल्यूयान के सामने आकर रुका और गर्व से बोला, ल्यूयान, मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होने से कुछ नहीं होता। ग्रेजुएशन के समय हर इंसान अपना चुनाव खुद करता है। वैसे शुआंग की खातिर अगर तुम चाहो तो मेरे घर में हाल ही में चौकीदार की भर्ती चल रही है। ल्यूयान उसे पहचानता था। उसका नाम लॉन्ग हाओचेन था। वह मशहूर लॉन्ग परिवार का युवा मालिक था। वह पहले भी कई बार लियू शुआंग का पीछा कर चुका था, लेकिन उस समय लियू शुआंग ने हर बार उसे साफ मना कर दिया था। लेकिन अब शायद पैसों की वजह से उसने आखिरकार उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। लॉन्ग हाओचेन दिखने में भी ल्यूयान से ज्यादा आकर्षक था। अगर उसके अंदर क्षमता भी थी तो कोई भी समझदार औरत उसी को चुनती। आज जब लियू शुआंग ने अपना प्रोफेशन जागृत किया, उसी समय लॉन्ग हाओचेन ने उसे संदेश भेजा था। हालांकि उसे पता था कि उसका प्रोफेशन बहुत ज्यादा पैसे खर्च करवाएगा, फिर भी उसने तुरंत लॉन्ग हाओचेन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह इंतजार करती रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि ल्यूयान उससे बहुत प्यार करता है। अगर वह कोई अच्छा प्रोफेशन जागृत कर ले तो वह जरूर कड़ी मेहनत करके उसके लिए पैसे कमाएगा। लेकिन आखिरकार उसने ल्यूयान का जागृत प्रोफेशन देखा।
एस रैंक ताबीज मास्टर। एस रैंक तो उसके हमेशा के अच्छे अंकों के लायक था, लेकिन अफसोस वह ताबीज मास्टर था, सबसे बेकार प्रोफेशन। उसी पल जब उसने ल्यूयुआन का प्रोफेशन देखा, उसने बिना किसी झिझक के लॉन्ग हाउचे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस समय लॉन्ग हाउचे द्वारा किए गए अपमान पर लियू शुआंग भी उसके पास आ गई और धीरे से बोली, हाउचे चलो यहां से। ये कहकर वह लॉन्ग हाउचे का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उसने एक बार भी मुड़कर ल्यूयुआन की ओर नहीं देखा। बेचारा, इतने सारे प्रोफेशन थे, लेकिन उसे ताबीज मास्टर ही क्यों जागृत हुआ? इसमें लियू शुआंग की भी क्या गलती है? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी लॉन्ग हाउचे को ही चुनती। मेरे हिसाब से लियू शुआंग की गलती ये नहीं है कि उसने आज उसे छोड़ा। गलती तो ये थी कि उसने पहले ल्यूयुआन की गर्लफ्रेंड बनना ही स्वीकार किया। धीरे बोलो। अब लियू शुआंग एक एस रैंक वेपन मैज है, फिर भी तुम उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करने की हिम्मत कर रहे हो। इन लोगों की बातों पर ल्यूयुआन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर ये सब उसकी जिंदगी के सिर्फ राहगीर ही थे। ल्यूयुआन वापस झुग्गी बस्ती में अपने घर लौट आया। घर की दीवारों में भी कई जगह दरारें पड़ चुकी थीं। ये छोटा सा घर उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई इकलौती विरासत था। उसकी माँ की तबीयत पहले से ही खराब रहती थी और झुग्गी बस्ती में अच्छी चिकित्सा सुविधा भी नहीं थी। इसलिए जब ल्यूयुआन 5 साल का था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके पिता जब वह 12 साल का था तब लियू शुआंग के पिता के साथ मिलकर बॉस का शिकार करने गए थे, लेकिन उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उस बार लियू शुआंग के पिता भी बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें लौटकर बहुत लंबे समय तक आराम करना पड़ा। उस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी शिकार पर जाने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ शहर में एक कम मजदूरी वाला मेहनत का काम करने लगे। ल्यूयुआन आज तक जिंदा रह पाया तो वह संघीय सरकार की नीति की वजह से था। 18 साल की उम्र तक बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, साथ ही जीवन यापन का खर्च भी दिया जाता था। लेकिन 18 साल पूरे होने के बाद हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ता था। आखिर 18 साल के बाद प्रोफेशन जागृत हो जाता था और संघीय सरकार आगे तुम्हारी परवरिश नहीं कर सकती थी। ल्यूयुआन घर लौटकर फटे हुए सोफे पर टिक गया और अगले दिन की योजना बनाने लगा। सही है, लेवल बढ़ाने के लिए शायद वही जगह सबसे उपयुक्त रहेगी। अचानक उसे अंकल ल्यू की वह बात याद आई जो उन्होंने उस समय बताई थी जब वे वापस लौटे थे। उस समय वे जिस बॉस डंजन में शिकार करने गए थे वह विदर्ड वुड टाउन था। वह लेवल 30 का एक डंजन था। विदर्ड वुड टाउन में कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वहां केवल एक ही बॉस था जो उस कस्बे के भीतर एक गहरे कुएं में रहता था। वह बॉस खुद किसी पर हमला नहीं करता था, लेकिन जैसे ही कोई उस पर हमला करता वह कुएं से बाहर निकल आता और अपना शिकार शुरू कर देता। उस बॉस की ताकत बेहद भयानक थी। लेवल 30 से नीचे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेवल 30 के कई असाधारण लोग मिलकर भी उसका शिकार करने गए थे, लेकिन वे उसे हरा नहीं पाए। और जो लोग लेवल 30 से ऊपर पहुंचकर सफलतापूर्वक प्रोफेशन उन्नति कर चुके थे, उन्हें उस डंजन में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी। इसी वजह से आज तक उस बॉस को कोई भी नहीं मार पाया था। ऐसा बॉस जो मुझे पहले से तैयारी करने का पूरा समय दे, अगर मैं उसे भी न मारूं तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। और अब बदला चुकाने का समय भी आ गया है, ल्यूयुआन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। इस समय उसके पास जो ताबीज था वह विस्फोटक ताबीज था। उस ताबीज को फटने के लिए उसी का आदेश चाहिए होता था, यानी जब तक वह आदेश न दे तब तक वह लगातार 1000, 10,000, यहाँ तक कि 1,00,000 विस्फोटक ताबीज भी तैयार कर सकता था। पहले प्रोफेशन उन्नति से नीचे का कोई भी बॉस 1,00,000 विस्फोटक ताबीजों से राख बन जाएगा। बेशक विस्फोटक ताबीज हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकते थे। उनकी समय सीमा थी और वह समय सीमा 6 घंटे की थी। बाकी सभी ताबीजों के साथ भी यही नियम लागू होता था। अगर यह सीमा न होती तो ताबीज मास्टर किसी सी रैंक प्रोफेशन से भी कमजोर नहीं माना जाता। दूसरे ताबीज मास्टरों के लिए 6 घंटे में बहुत ज्यादा ताबीज बनाना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें हर विस्फोटक ताबीज बनाने के लिए धीरे धीरे हवा में मंत्र बनाना पड़ता था और फिर अपनी मना खर्च करके उसे ताबीज का रूप देना पड़ता था। लेकिन ल्यूयुआन, उसे सिर्फ मन में एक विचार लाना होता था और विस्फोटक ताबीज अपने आप बन जाता था। 1 सेकंड में ल्यूयुआन आसानी से 10 ताबीज बना सकता था। उस रात वह चैन से सो गया। अगले दिन ल्यूयुआन जो चेनक शहर के दक्षिणी द्वार पर पहुंचा, वहां तैनात एक प्रहरी ने पूछा, छोटे भाई किधर जाना है? शहर के द्वार से कई रास्ते निकलते हैं। सुरक्षित रास्ते अलग अलग डंजनों तक जाते थे। डंजनों के आसपास कोई राक्षस नहीं होता था। डंजन लोगों के लिए लेवल बढ़ाने की सबसे अच्छी जगह माने जाते थे, क्योंकि वहां मौजूद राक्षसों के व्यवहार का एक निश्चित नियम होता था। कई डंजनों के लिए पहले से लोगों द्वारा रणनीतियां भी तैयार की जा चुकी थीं। अगर उन रणनीतियों के अनुसार अच्छी टीम वर्क के साथ लड़ाई लड़ी जाए तो बिना किसी चोट के भी डंजन पूरा किया जा सकता था, जबकि असुरक्षित रास्ते सीधे जंगलों की ओर जाते थे। जंगलों में रहने वाले राक्षसों के व्यवहार का कोई निश्चित नियम नहीं होता था, इसलिए
आमतौर पर पहले प्रोफेशन उन्नति से नीचे के असाधारण लोगों को जंगल में जाकर राक्षसों से लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि जिन्होंने पहली प्रोफेशन उन्नति कर ली हो उन्हें भी सलाह दी जाती थी कि वे कई लोगों के साथ जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। लू युआन इतना युवा था कि प्रहरी ने एक नजर में समझ लिया वह लेवल बढ़ाने आया नया व्यक्ति है। उसे पता था कि अभी ग्रेजुएशन का मौसम चल रहा है। इन दिनों बहुत सारे नए छात्र डंजनों में अभ्यास करने जाते हैं। लू युआन ने कहा, डंजन नंबर 3। ठीक है। प्रहरी ने तुरंत उसके लिए द्वार खोल दिया। द्वार के बाहर सीधे वहां जाने वाली बस खड़ी थी। बस में पहले से 5-6 लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लोग शायद लू युआन को पहचानते भी थे। जब उन्होंने लू युआन को बस में चढ़ते देखा तो उनके चेहरे पर साफ हैरानी थी, मानो सोच रहे हो कि लू युआन अकेले ही लेवल बढ़ाने जा रहा है। लेकिन इन लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की। जो भी सोच रहे थे सिर्फ मन ही मन सोच रहे थे। लू युआन जाकर एक सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद 2 और लोग बस में चढ़े। उस समय तक बस आधे घंटे से इंतजार कर रही थी, इसलिए तय समय पर चल पड़ी। आधे घंटे बाद वे डंजन नंबर 3 पहुंच गए। ये कोई एक डंजन नहीं था, यहाँ कई डंजनों में से चुनने का विकल्प था। लेकिन एक डंजन के प्रवेश द्वार पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी। वही डंजन था जहां लू युआन जाना चाहता था। विदरवुड टाउन डंजन। बॉस को मारो और भरपूर इनाम पाओ। जब लू युआन विदरवुड टाउन डंजन की ओर बढ़ने ही वाला था तभी उसने 2 परिचित लोगों को अपनी ओर आते देखा, लोंग हाओचे और लिu शुआंग। उनके पीछे एक मध्यम आयु का आदमी भी चल रहा था। लगता था वही उन्हें अभ्यास कराने आया था। लू युआन, सोचा नहीं था कि तुम अकेले भी यहाँ लेवल बढ़ाने की हिम्मत करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ताबीज बनकर तैयार भी ना हो और राक्षस तुम्हें पहले ही खा जाए। क्या तुम सच में जीना नहीं चाहते? लोंग हाओचे ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप वापस चले जाइए। कोई भी आपके साथ टीम नहीं बनाएगा। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। लिu शुआंग ने भी पड़ोस की छोटी बहन जैसी आवाज में उसे समझाने की कोशिश की। लू युआन को तो उसकी तारीफ करनी पड़ी। कल ही उसने ब्रेकअप किया था और आज वह ऐसे बर्ताव कर रही थी। लगता है उसने खुद को मानसिक रूप से अच्छी तरह समझा लिया था। तुम लोग बस अपना काम देखो। लू युआन ने उन्हें कोई अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। वे यहाँ उसके पास आए ही इसलिए थे ताकि अपनी शान दिखा सकें और उसे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित कर सकें। ऐसे लोगों के साथ भला अच्छा व्यवहार क्यों किया जाए? लू युआन, मेरे सामने इतना शांत बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर सच में तुम में काबिलियत है तो मुकाबला कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रोफेशन उन्नति कौन करता है। हिम्मत है? लोंग हाओचे ने गुस्से से कहा। हर बार जब भी वह झगड़ा शुरू करता लू युआन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता था। इससे उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। वह हर हाल में लू युआन को इस मुकाबले में खींचना चाहता था, तभी वह उसे पूरी तरह कुचल सकता था। शर्त क्या होगी? लू युआन ने पूछा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो बस इतना करना होगा, मेरे सामने सिर झुकाकर दंडवत करना। कैसा है? काफी फायदे का सौदा है ना? लोंग हाओचे ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 लाख को मैं कोई बड़ी चीज नहीं मानता। ऐसा करते हैं, 1 महीने बाद जब स्कूल में पुनर्मिलन समारोह होगा तब जो हारेगा वह पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने दूसरे के सामने सिर झुकाकर दंडवत करेगा। हिम्मत है? इंसान के अंदर भी कुछ स्वाभिमान होता है। लोंग हाओचे बार बार उसे उकसा रहा था। अब अगर लू युआन उसे लगातार नजरअंदाज करता रहता तो बात नहीं बनती। उसे थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी उसे अपनी औकात समझ आएगी। उसी समय लिu शुआंग बोली, लू युआन भाई, सिर्फ 1 महीने में कोई प्रोफेशन उन्नति कैसे कर सकता है? उसकी ये बात सुनते ही लोंग हाओचे को भी याद आ गया। प्रोफेशन धारक पहली बार लेवल 30 पर प्रोफेशन उन्नति करते, दूसरी बार लेवल 50 पर और तीसरी बार लेवल 100 पर। उसके हिसाब से 1 महीने में लेवल 30 तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था। वह ठंडी हंसी हंसकर बोला, लू युआन, तुम तो बड़े चालाक निकले। क्या तुम सोच रहे थे कि 1 महीने बाद अगर हम दोनों में से कोई भी प्रोफेशन उन्नति नहीं कर पाया तो शर्त अपने आप खत्म हो जाएगी? ठीक है, अगर 1 महीने बाद मुकाबला करना है तो उस समय जिसकी लेवल ज्यादा होगी उसी को विजेता माना जाएगा। ठीक है। लिu युआन ने बिना किसी झक के तुरंत हामी भर दी। उसी समय उसने ठंडी नजर से लिu शुआंग की ओर देखा। अब उसे सच में खुशी हो रही थी कि उसका इस औरत से ब्रेकअप हो गया। वह कितनी निर्दयी थी। अभी जो उसने बात जोड़ी थी उसका मतलब साफ था कि वह चाहती थी लिu युआन हार जाए, क्योंकि उसके हिसाब से लिu युआन कभी भी लोंग हाओचे से आगे नहीं निकल सकता था। तो फिर 1 महीने बाद मिलते हैं। उम्मीद है तब तक तुम कायर बनकर छिपोगे नहीं। इतना कहकर लोंग हाओचे लिu शुआंग को साथ लेकर अभ्यास वाले डंजन की ओर चला गया। उनके दूर जाने के बाद लिu युआन ने तिरस्कार से मुस्कुराया और अकेला ही विदरवुड टाउन की ओर बढ़ गया। विदरवुड टाउन के प्रवेश द्वार पर कोई भी कतार में नहीं था, इसलिए लिu युआन सीधे डंजन के पास गया। पहचान की जानकारी पड़े जाने के बाद वह तुरंत अंदर प्रवेश कर सकता था। विदरवुड टाउन, अनुशंसित लेवल, 30 टीम विकल्प, मल्टीप्लेयर, 2 खिलाड़ी, एकल खिलाड़ी। यहाँ 3 विकल्प थे। लिu युआन ने एकल खिलाड़ी चुना। अगले ही पल एक प्रकाश की किरण उसके शरीर पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक सुनसान कस्बे में पाया। पूरा कस्बा बिल्कुल खाली था। यहाँ इंसानों की तो बात ही छोड़ो, एक कीड़े की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय उसका सिस्टम अचानक बोला, आसपास अत्यंत खतरनाक जीव का पता चला है, उसे मारने पर पुरस्कार मिलेगा। ओह, सिस्टम में इनाम वाले मिशन भी हैं? दिलचस्प। इस तरह एक ही बॉस को मारकर दोहरा लाभ मिल जाएगा। ल्यूयान खुशी से कस्बे के भीतर चला गया। बहुत जल्दी उसे वह सूखा कुआं मिल गया। ऊपर से नीचे देखने पर अंदर पूरी तरह सन्नाटा था, इतना शांत कि डर लगने लगे। ल्यूयान ने सूखे कुएं की ओर देखा। उसके मन में विचार आया। उसने उंगली आगे बढ़ाई। उसकी उंगलियों से एक एक करके ताबीज निकलने लगे और स्विश स्विश की आवाज के साथ सीधे कुएं के भीतर गिरते चले गए। ये एक बेहद उबाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन लुयुआन ने जरा भी लापरवाही नहीं की। इस बॉस का सामना करते समय उसे हर कदम बहुत सावधानी से उठाना था। यह सूखा कुआं इतना गहरा था कि लुयुआन ने पूरे 5 घंटे तक ताबीज बनाते रहने के बाद भी अपने बनाए हुए ताबीजों का कोई निशान नहीं देखा। लेकिन 5 घंटे में उसने जितने विस्फोटक ताबीज बनाए थे, उसे पूरा यकीन था कि उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। ल्यूयान ने तुरंत उन्हें विस्फोट नहीं किया। वह पहले गांव के बाहर चला गया। हालांकि उसके विस्फोटक ताबीज उसे खुद नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन उसे किसी अनहोनी का डर था। अगर नीचे वाला बॉस नहीं मरा तो मरने वाला वही होता, चाहे ऐसी संभावना 10,000 में एक ही क्यों ना हो। उसे पूरी सावधानी बरतनी थी, क्योंकि इस समय वह सिर्फ एक बेहद कमजोर इंसान था। वह गांव के बाहर पहुंचा। वहां से पीछे मुड़कर देखने पर उसे थोड़ी दूरी पर डंजन का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। अगर विस्फोट के बाद भी बॉस नहीं मरा तो वह बिना पीछे देखे तुरंत इस डंजन से बाहर निकल जाएगा। ल्यूयान ने एक हाथ से मंत्र मुद्रा बनाई और धीरे से कहा, विस्फोट। जैसे ही उसने कहा वैसा ही हो गया। धड़ाम! विदर्डवुड टाउन के भीतर से कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। ल्यूयान ने अपनी आंखों से एक विशाल मशरूम क्लाउड को आसमान में उठते देखा। फिर उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, लेकिन यह आवाज सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज नहीं थी। ये किसी कोमल देवी जैसी मधुर आवाज थी। बधाई हो, आपने लेवल 30 के विदर्डवुड टाउन बॉस कुएं में रहने वाले विषैले रैन को सफलतापूर्वक मार दिया है। आपको 6000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आप लेवल 1 पर पहुंच गए। बधाई हो, आप लेवल 2 पर पहुंच गए। बधाई हो, आप लेवल 10 पर पहुंच गए। 6000 अनुभव अंकों ने ल्यूयान का लेवल सीधे 10 तक पहुंचा दिया। एक सामान्य व्यक्ति को लेवल 10 तक पहुंचने के लिए चाहे कोई उसे साथ लेकर ही क्यों न लेवल बढ़वाए, तब भी उसे 2-3 दिन लगते। इतनी आसानी से नहीं होता। पहली बार कुएं के विषैले बॉस को मारने पर प्राप्त इनाम, जियालोंग जादुई दंड, अग्नि प्रतिरोधी जादुई चोगा, जियालोंग तलवार, जियालोंग कवच। इन सूचनाओं के बाद ये सभी वस्तुएं अपने आप ल्यूयान के बैग में पहुंच गईं। बैग भी प्रोफेशन जागृत होने के समय साथ ही प्राप्त होता है। बैग अपने आप राक्षसों से गिरने वाली वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता है। उसमें अनगिनत खाने होते हैं, लेकिन वह केवल राक्षसों से गिरने वाली वस्तुएं ही रख सकता है। उसमें दूसरी कोई चीज नहीं रखी जा सकती। इन सूचनाओं के बाद ल्यूयान को सिस्टम से एक और सूचना मिली। मिशन पूरा हुआ, इनाम प्राप्त हुआ। तियानशी जेड लटकन। तियानशी जेड लटकन केवल ताबीज मास्टर द्वारा पहना जा सकता है। ये अपने पहनने वाले का लेवल और आभा छिपा सकता है। सभी ताबीजों की शक्ति और प्रभाव में 200% की वृद्धि। लेवल 10 होने पर 2 नए ताबीज प्राप्त हुए। गति ताबीज, इसे पैरों पर प्रयोग करने से गति 500% बढ़ जाती है। प्रभाव की अवधि 10 मिनट। उपचार ताबीज निर्धारित एक लक्ष्य के 50% जीवन बल को पुनः प्राप्त करा सकता है। साथ ही सभी डिब्बे भी हटा देता है। एक ही बार में उसके पास 3 नए ताबीज हो गए। ल्यूयान ने केवल इन ताबीजों के प्रभावों पर एक नजर डाली और मन ही मन बोला, एस रैंक ताबीज मास्टर कमजोर है तो उससे मेरा EX रैंक ताबीज मास्टर का क्या लेना देना। उसी समय ल्यूयान ने मन में विचार किया और अपनी व्यक्तिगत जानकारी देखी। ल्यूयान, आयु 18 वर्ष, प्रोफेशन EX रैंक ताबीज मास्टर, लेवल 10, अनुभव 500/1000, जीवन 2000, शक्ति 100, रक्षा 100, फुर्ती 100, जादुई शक्ति 500, मना 1000। ताबीज, विस्फोटक ताबीज, गति ताबीज, उपचार ताबीज। 4 एपिक ग्रेड उपकरण। इस बार मिले दोनों नए ताबीज भले ही सहायक प्रकार के थे, लेकिन उनका उपयोग बेहद बड़ा था। गति ताबीज उसे तेज रफ्तार वाले राक्षसों से पीछा छुड़ाने में मदद करेगा। वह इससे दूरी बना सकता था। उपचार ताबीज घायल होने पर स्वयं को बचा सकता था। आखिर एक ही ताबीज से आधा जीवन वापस मिल जाता था। उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली थी। उसके पास पहले से ही हमला करने के लिए विस्फोटक ताबीज था, इसलिए उसे तुरंत किसी आक्रामक ताबीज की जरूरत नहीं थी। ल्यूयान ने सबसे पहले तियानशी जेड लटकन को अपने साथ बांध लिया। जैसे ही उसने उसे पहना, उसकी पूरी आभा छिप गई। यहाँ तक कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली प्रोफेशन धारक भी अगर इस समय उसे देखते तो उन्हें वो केवल एक लेवल 0 का साधारण इंसान दिखाई देता। इसके बाद उसने इस बार प्राप्त उपकरणों को देखना शुरू किया। जाओलोंग जादुई दंड, लेवल 30, प्रोफेशन मैज, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव जादुई शक्ति +200, मना +1000, जादुई कौशलों की शक्ति +50%। जाओलोंग जादुई दंड से सामान्य राक्षसों को 30% अतिरिक्त क्षति। सक्रिय कौशल जाओलोंग बर्फीली ज्वाला,
एस रैंक कौशल। एक जाओलोंग प्रकट होकर अपनी बर्फीली ज्वाला उगलता है जिससे बड़े क्षेत्र में नुकसान होता है। मना की खपत 1000 अंक। अग्नि प्रतिरोधी जादुई चोगा लेवल 30। प्रोफेशन मैज ताबीज मास्टर मंत्र मास्टर। गुणवत्ता एपिक। प्रभाव रक्षा +100, अग्नि प्रतिरोध +50। सक्रिय कौशल अग्नि रक्षा कवच, अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। 5 मिनट तक आग से सुरक्षा। जाओलोंग तलवार लेवल 30। प्रोफेशन योद्धा तलवारबाज। गुणवत्ता एपिक। प्रभाव शक्ति +500, शक्ति और फुर्ती आधारित कौशलों की शक्ति +50%। जाओलोंग तलवार से सामान्य राक्षसों को 30% अतिरिक्त क्षति। सक्रिय कौशल कोई नहीं। जाओलोंग कवच लेवल 30। प्रोफेशन नाइट बर्सरकर। गुणवत्ता एपिक। प्रभाव रक्षा +300, जीवन +1000। सक्रिय कौशल प्रतिघात, हमला होने पर 5% क्षति वापस लौट आता है। चारों उपकरण एपिक ग्रेड के थे, लेकिन अफसोस ल्यूयान केवल उनमें से एक ही पहन सकता था। वह था अग्नि प्रतिरोधी जादुई चोगा। उसके आंकड़े बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, बाकी उपकरणों की तुलना में उसके आंकड़े काफी कम थे, लेकिन उसका सक्रिय कौशल सचमुच बेहद असाधारण था। अग्नि रक्षा कवच, 5 मिनट तक आग से सुरक्षा, यानी इन 5 मिनटों के दौरान वह आग के भीतर लगभग अजेय रहेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से बहुत काम आने वाला था। जहां तक बाकी 3 उपकरणों की बात थी, वे भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन उसके किसी काम के नहीं थे। उसे शहर लौटने के बाद उन्हें बेच देना था। ल्यूयान को पूरा विश्वास था कि उनकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। आखिर वे एपिक ग्रेड उपकरण थे, भले ही वे केवल लेवल 30 के थे। उनकी कीमत निश्चित रूप से 10 लाख से शुरू होगी, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लेवल 30 के किसी बॉस को मारने पर अधिकतम एक ही एपिक ग्रेड उपकरण गिरता था। लेकिन इस बार ल्यूयान को 4 मिले, क्योंकि ये पहली बार उस बॉस को मारने का इनाम था। पहली बार मारने पर ड्रॉप दर में अतिरिक्त बोनस मिलता था, और इन उपकरणों को पहनने के लिए कोई विशेष लेवल की शर्त नहीं थी। जब तक तुम्हारा प्रोफेशन उपयुक्त हो, तुम इन्हें पहन सकते थे, क्योंकि ये प्रोफेशन उन्नति से पहले के उपकरण थे। अगर ये लेवल 30 से ऊपर के उपकरण होते तो उन्हें केवल प्रोफेशन उन्नति के बाद ही पहना जा सकता था। ल्यूयान ने अग्नि प्रतिरोधी जादुई चोगा पहन लिया। उसने देखा कि वह चोगा पूरी तरह एक आधुनिक जैकेट में बदल गया था। उसका डिजाइन भी काफी कैजुअल था, और जैसे ही ल्यूयान ने उसे पहना, उसे महसूस हुआ कि जब तक वह चाहे तो वह उसके रूप को बदल सकता था। बेशक ये विशेष क्षमता केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी। यहाँ का बॉस खत्म हो चुका था, अब किसी और जगह जाकर लेवल बढ़ाने का समय था। ल्यूयान खुद से बड़बड़ाते हुए डंजन के बाहर की ओर चल पड़ा। जब वह डंजन के बाहर पहुंचा तो तुरंत कई लोगों की नजर उसकी तरफ गई, क्योंकि जब वह पहले अंदर गया था तब भी काफी लोगों ने उसे देखा था। हालांकि लोग उसे जानते नहीं थे, लेकिन उस समय वे उसका प्रोफेशन और लेवल देख सकते थे। लेवल 0। अभी अभी प्रोफेशन जागृत करने वाला इंसान अकेले विदर्डवुड टाउन में चला गया था। ऐसी बात पर किसी को भी जिज्ञासा होना स्वाभाविक था। कुछ लोग तो इंतजार के बिना ही चले गए थे। कई घंटों तक सबको लगा कि शायद ल्यूयान अंदर ही मर गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहीं रुके रहे। अब जब उन्होंने ल्यूयान को बाहर आते देखा तो सबका ध्यान उसी पर चला गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह अभी भी लेवल 0 ही दिखाई दे रहा है तो कुछ लोग हंसी नहीं रोक पाए। अरे आखिर में तो सिर्फ दिखावा ही निकला। अब वे यही समझ रहे थे कि ल्यूयान केवल दिखावा करने के लिए कुछ घंटे अंदर बैठा रहा और फिर बाहर आ गया। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे उन्हें उसका मजाक उड़ाने से कोई रोक नहीं रहा था। ल्यूयान ने इन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नजर उस डंजन पर डाली जहां सबसे कम लोग कतार में खड़े थे। उसने समय देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे। अब किसी और डंजन में जाने की जरूरत नहीं थी। वह सबसे छोटी कतार वाली जगह की ओर बढ़ गया। यहाँ लाइन में खड़े लोग ज्यादातर लेवल 10 से ऊपर और कुछ तो लेवल 20 से भी ऊपर थे। जब ल्यूयान वहां आकर लाइन में खड़ा हुआ तो लगभग 20 साल का एक युवक बोला, छोटे भाई तुम अकेले हो? हाँ, ल्यूयान ने सिर हिलाया। छोटे भाई, तुमने अभी अभी प्रोफेशन जागृत किया है ना? मेरी मानो तो कुछ अनुभवी लोगों को साथ ले लो, नहीं तो लेवल 10 से नीचे वाले डंजन में जाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उस युवक ने भलाई से सलाह दी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं तो बस यहाँ अनुभव लेने आया हूँ, ल्यूयान ने कहा। ये सुनकर वह युवक भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। डंजन में सिर्फ अनुभव लेने आना, ये तो अपनी जान से खेलने जैसी बात थी, लेकिन वह कोई अपना तो था नहीं, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। हर इंसान को अपने फैसलों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। करीब 10 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद ल्यूयान ने देखा कि उसके आगे खड़े 4 लोग एक साथ डंजन में प्रवेश कर गए। बिना सोचे ही समझ में आ गया कि उन्होंने टीम मोड चुना था। जब ल्यूयान आगे पहुंचा तो उसके सामने डंजन की जानकारी दिखाई दी। लॉन्ग नाइट प्लेन, अनुशंसित प्रवेश लेवल 20, मोड मल्टीप्लेयर, 2 खिलाड़ी, एकल खिलाड़ी। ल्यूयान ने बिना जरा भी सोचे सीधे एकल खिलाड़ी मोड चुन लिया। अगले ही पल एक रोशनी की किरण उस पर पड़ी और वह एक विशाल मैदान में पहुंच गया।
इस समय वहां रात थी। आसमान में गोल चांद चमक रहा था। इस घास के मैदान में चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन अंदर आने के बाद ल्यूयान ने देखा कि यहाँ दूसरे प्रोफेशन धारक भी दिखाई दे रहे थे। यही साधारण डंजन और विदरवुड टाउन जैसे विशेष बॉस डंजन में अंतर था। ऐसे विशेष बॉस डंजन में अगर कोई अंदर चला जाए तो बाकी सभी को बाहर इंतजार करना पड़ता था। जब तक वह बाहर ना आ जाए या मर ना जाए तब तक कोई दूसरा अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन इस तरह के सामान्य डंजन में सभी लोग एक ही डंजन के भीतर होते थे। बस अंदर आने के बाद दोबारा टीम नहीं बनाई जा सकती थी। यहाँ राक्षसों का शिकार करके लेवल बढ़ाना पूरी तरह अपनी क्षमता पर निर्भर था। जहाँ कम लेवल के राक्षस होते थे वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी, और जहां ऊंचे लेवल के राक्षस होते थे वहां बहुत कम लोग जाते थे। हालांकि वहां अनुभव अंक ज्यादा मिलते थे, लेकिन खतरा भी उतना ही अधिक होता था। ल्यूयान ने इस अंतहीन मैदान पर एक नजर डाली और अंदर की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसने देखा जितना भीतर जाते जाओ राक्षसों का लेवल उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ के ज्यादातर राक्षस भेड़िए थे, और क्योंकि भेड़िए हमेशा झुंड में रहते थे इसलिए यहाँ लेवल बढ़ाने आने वाले लोग भी ज्यादातर टीम बनाकर ही आते थे। ल्यूयान ने अपने पैरों पर एक गति ताबीज लगाया। अगले ही पल वो तेज हवा की तरह मैदान के भीतर की ओर दौड़ पड़ा। 500% गति बढ़ने के कारण आसपास राक्षसों का शिकार कर रहे प्रोफेशन धारकों को यह तक समझ नहीं आया कि अब भी उनके सामने से क्या गुजरा। जब ल्यूयान लेवल 15 से ऊपर वाले राक्षसों के क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ लगभग कोई इंसान नहीं था। ल्यूयान ने मैदान में आराम से घूम रहे और अभी तक उस पर ध्यान न देने वाले भेड़ियों के झुंड की ओर देखा। उसके हाथ में विस्फोटक ताबीज प्रकट हो गया। अब खुलकर शिकार करने का समय आ गया है। ल्यूयान ने हाथ उठाया और एक के बाद एक विस्फोटक ताबीज फेंकने शुरू कर दिया। हालांकि वो सिर्फ लेवल 10 का था, लेकिन क्योंकि उसका प्रोफेशन EX रैंक था, उसकी लेवल वृद्धि क्षमता SS रैंक प्रोफेशन से भी अधिक थी। लेवल 10 पर ही उसके सभी गुण सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा थे। इसके अलावा टेंशी जेड लटकन का अतिरिक्त प्रभाव भी था। एक विस्फोटक ताबीज लगभग लेवल 15 के एक राक्षस को मारने के लिए काफी था। लेकिन पूरी सावधानी के लिए ल्यूयान ने हर राक्षस पर 2-2 विस्फोटक ताबीज लगाए। फट, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जैसे ही ल्यूयान ने धीरे से यह शब्द कहा, हर तरफ लगातार विस्फोट होने लगे। भेड़ियों का झुंड उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया। ल्यूयान के कानों में लगातार अनुभव अंक मिलने की सूचनाएं गूंजने लगी। साधारण छोटे राक्षसों को मारकर लेवल बढ़ाना सच में बहुत धीमा है। अगर उसकी ये बात दूसरे लोग सुन लेते तो शायद गुस्से से बेहोश हो जाते। आखिर एक सामान्य इंसान लेवल 10 पर तो बस लेवल 7 से 8 के राक्षसों को मारता था। आखिर अपनी ही ताकत के बराबर राक्षस का सामना करना अकेला हो तो ठीक है, लेकिन अगर वे झुंड में हो तो वह सीधी मौत को बुलाने जैसा है। जिन लोगों के साथ कोई अनुभवी व्यक्ति लेवल बढ़ाता है या कोई ताकतवर खिलाड़ी टीम का नेतृत्व करता है, वे सचमुच अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली राक्षसों को मार सकते हैं। लेकिन जब कोई साथ होता है तो अनुभव अंक भी बांटने पड़ते हैं, इसलिए मिलने वाला अनुभव भी बहुत कम होता है। ल्यूयान रास्ते भर धमाके करते हुए राक्षसों का सफाया करता गया। शुरुआत में भेड़ियों के झुंड उस पर हमला करने दौड़ पड़े, लेकिन बाद में इन भेड़ियों को शायद अपनी और उसकी ताकत का अंतर समझ में आ गया। उन्होंने हमला करना बंद कर दिया, बल्कि भागना शुरू कर दिया। जब वे भागने लगे तो ये ल्यूयान के लिए उल्टा परेशानी बन गया, क्योंकि अब उसे उनका पीछा करना पड़ रहा था। वे खुद उसके सामने आकर मर नहीं रहे थे। ल्यूयान लगातार उनका पीछा करके उन्हें मारता रहा। थोड़ा थोड़ा करके अनुभव अंक जमा होते गए और उसका लेवल भी बढ़ गया। साथ ही जैसे जैसे वह और भीतर जाता गया, भेड़ियों की ताकत भी बढ़ती गई। 2 घंटे बाद ल्यूयान लेवल 12 पर पहुंच गया। 2 घंटे में उसने 2 लेवल बढ़ा लिए। सिर्फ यही बात दूसरे लोगों को हैरान करने के लिए काफी थी। लेकिन इस समय उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे एक भी भेड़िया दिखाई नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये भेड़िए इतने डरपोक क्यों हैं। छोड़ो, अब वापस चलते हैं। ल्यूयान के पास उन्हें ढूंढने का समय भी नहीं था। आखिर यहाँ तक आने में ही उसे 2 घंटे लगे थे और डंजन के बाहर निकलने में भी लगभग उतना ही समय लगने वाला था। वह मुड़ा और निकास की ओर चल पड़ा। जब वह डंजन से बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी। वह वापसी की बस में बैठ गया। ल्यूयान ने अपने प्रोफेशन बैग को देखा। उसे पता चला कि अपने पास बेचने के लिए रखे गए 3 एपिक ग्रेड उपकरणों के अलावा उसके पास कुछ सामान्य और कुछ उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण भी थे। साधारण राक्षसों से भी उपकरण गिरने की संभावना होती थी, बस उनमें ज्यादातर सामान्य गुणवत्ता के होते थे। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला मिलना किस्मत का बहुत अच्छा होना माना जाता था। राक्षसों से गिरने वाले उपकरणों की गुणवत्ता होती थी सामान्य, उत्कृष्ट, उन्नत, श्रेष्ठ, एपिक, लेजेंडरी, मिथिक। इन सामान्य और उत्कृष्ट उपकरणों में ल्यूयान की कोई रुचि नहीं थी। वह उन्हें एक एक करके देखने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता था। उसने सोचा, कल जब वो उन 3 एपिक उपकरणों को बेचने जाएगा तो इन्हें भी साथ में पैक करके बेच देगा। जब ल्यूयान घर पहुंचा तो उसने देखा कि बगल वाले लियू परिवार के लोग सामान बांध रहे थे। लियू श्वांगशुआंग वहां नहीं थी, सिर्फ उसके माता पिता और सामान उठाने वाले कुछ लोग मौजूद थे। जब उन्होंने ल्यूयान को देखा तो अंकल लियू उसकी ओर आए। जैसे ही ल्यूयान घर में जाने लगा, उन्होंने जल्दी से आवाज दी, ल्यूयान जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। ल्यूयान थोड़ा झिझका, लेकिन आखिरकार रुक गया। वो उनकी ओर मुड़ा।
पहले की तरह मुस्कुराते हुए बोला, अंकल लिू, क्या बात है? ल्यूवान, श्वांग श्वांग वाली बात में हमारे लिू परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अंकल लिू ने गंभीरता से झुककर उससे क्षमा मांगी। ल्यूवान ने तुरंत उन्हें सहारा देकर सीधा किया और बोला, अंकल लिू, इसमें किसी के सही या गलत होने की बात नहीं है। हर इंसान का अपना रास्ता होता है, मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। लुयुआन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम्हें इससे भी बेहतर इंसान मिलेगा, अंकल लिू ने कहा। तो फिर आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद अंकल लिू, लुयुआन ने उत्तर दिया। मैं चलता हूँ, मुझे अभी काम है। इतना कहकर अंकल लिू मुड़े और वहां से चले गए। लगता था कि लॉन्ग हाउचेन की मदद से वे अमीरों वाले इलाके में रहने जा रहे थे। उन लोगों के प्रति लुयुआन के मन में कोई नाराजगी नहीं थी, यहाँ तक कि लिू श्वांग श्वांग के प्रति भी नहीं। जब तक वह उसके सामने आकर दिखावा न करे, लुयुआन उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर सकता था। लेकिन अगर वह जबरदस्ती उसके सामने अपनी मौजूदगी जताने आएगी तो फिर उसे दोष नहीं देना चाहिए। अंकल लिू एक लेवल 30 के प्रोफेशन धारक थे, लेकिन उनकी ताकत पर्याप्त नहीं थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए वे प्रोफेशन उन्नति का मिशन पूरा नहीं कर सके। उन्हें हमेशा गरीबों वाले इलाके में ही रहना पड़ा। यहाँ की जीवन स्थिति कैसी थी, लुयुआन अच्छी तरह जानता था। अगर कोई विकल्प हो तो आखिर कौन यहाँ रहना चाहेगा। उसने साधारण सा खाना खाया, नहाया और फिर आराम करने के लिए लेट गया। अगले दिन लुयुआन जोचेनक के प्रोफेशन स्क्वायर की ओर चला गया। प्रोफेशन स्क्वायर, यहाँ की सभी दुकानें प्रोफेशन से जुड़ी वस्तुओं का व्यापार करती थीं। उपकरणों की नीलामी भी यहीं होती थी। यहाँ की इमारतें हों या सड़कें, सब बेहद शानदार थीं। गरीबों वाले इलाके से ये बिल्कुल अलग दुनिया थी। लुयुआन कुछ दर्जन युआन वाले साधारण कपड़े पहनकर यहाँ चल रहा था, इसलिए वह और भी अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन लुयुआन ने इन बातों की परवाह नहीं की। इस दुनिया में ताकत ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा थी। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम अपनी जरूरत की हर चीज हासिल कर सकते हो। वह आत्मविश्वास से सिर ऊंचा करके सबसे बड़ी नीलामी वाले व्यापार संघ में दाखिल हुआ, तियनहांग व्यापार संघ। अंदर जाने के बाद लुयुआन सीधे काउंटर पर मौजूद कर्मचारी के पास गया। कर्मचारी ने लुयुआन की ओर देखा और पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा, सर, क्या आप उपकरण खरीदना चाहते हैं या उन्हें बेचना चाहते हैं? बेचना चाहता हूँ, लुयुआन ने कहा। ठीक है, कृपया अपने उपकरण निकालिए, हमारा तियानहंग व्यापार संघ आपको संतोषजनक कीमत देगा, उसने विनम्रता से कहा। जोचेंग का सबसे बड़ा व्यापार संघ बनने का कारण ही यही था कि यहाँ की सेवा सबसे उत्कृष्ट थी। तियानहंग व्यापार संघ का सिद्धांत था, अगर सामने वाला एक साधारण इंसान भी हो तो भी कुछ मिनट सम्मान से उसकी सेवा करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर खराब व्यवहार की वजह से किसी छिपे हुए ताकतवर व्यक्ति को नाराज कर दिया तो वह बहुत बड़ा घाटा होगा। लुयुआन ने हाथ लहराया और अपने बैग के सभी उपकरण काउंटर पर निकाल कर रख दिए। कुल 15 उपकरण थे, जिनमें से 3 से चमकदार बैंगनी रोशनी निकल रही थी। उस बैंगनी चमक को देखते ही उस कर्मचारी की आंखें और भी बड़ी हो गईं। ये तो एपिक ग्रेड। अब तक उसने जो सबसे अच्छा उपकरण खरीदा था वो भी केवल उच्च गुणवत्ता वाला था। आखिरकार उसकी ट्रेनिंग पूरी हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। ट्रेनिंग के दौरान उसने एक वरिष्ठ कर्मचारी की कहानी सुनी थी। उस वरिष्ठ ने सिर्फ एक एपिक ग्रेड उपकरण खरीदा था और केवल उसके कमीशन से उसे आधे साल की तनख्वाह के बराबर पैसे मिल गए थे। लेकिन इस समय उसके सामने 3 एपिक ग्रेड उपकरण रखे थे। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह कितनी बड़ी रकम होगी, लेकिन वह जानता था कि अब उसकी किस्मत खुलने वाली है। सर, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, एपिक ग्रेड उपकरणों की जांच के लिए हमें हमारे व्यापार संघ के विशेषज्ञों को बुलाना होगा, उसने अपने उत्साह को दबाते हुए ध्यान से लुयुआन को समझाया। कोई समस्या नहीं, लुयुआन ने सिर हिलाया। कर्मचारी ने बगल में रखा टेलीफोन उठाया और तुरंत एक कॉल मिलाई। स्थिति समझाने के लगभग 5 मिनट बाद एक सूट पहने, सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाए एक मध्यम आयु का व्यक्ति वहां पहुंचा। उसके पीछे 2 अंगरक्षक भी थे। हालांकि लुयुआन उनकी ताकत नहीं देख सकता था, लेकिन वह निश्चित था कि वे प्रोफेशन उन्नति कर चुके थे। जैसे ही वह मध्यम आयु का व्यक्ति वहां पहुंचा, उसका पूरा ध्यान उन 3 एपिक ग्रेड उपकरणों पर टिक गया। वह उनके पास गया, काफी देर तक उन्हें ध्यान से देखता रहा। फिर उसने लुयुआन की ओर देखकर पूछा, युवा मित्र, क्या ये उपकरण तुम लाए हो? हाँ, लुयुआन ने सिर हिलाया। ये उपकरण तुम्हें किसी राक्षस को मारकर नहीं मिले होंगे, है ना? बूढ़े व्यक्ति ने लुयुआन को गौर से देखा। लेवल 12। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लेवल 12 का कोई प्रोफेशन धारक किसी बॉस को मार सकता है, चाहे वह सबसे कम लेवल वाला लेवल 10 का बॉस ही क्यों ना हो। और फिर उसने इन उपकरणों को केवल एक नजर ही देखा था, लेकिन वह महसूस कर चुका था कि ये किसी भी तरह निम्न स्तर के उपकरण नहीं थे। लुयुआन ने अपना लेवल जानबूझकर दिखाया था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसकी असली ताकत जाने और फिर उसके कारण उसे बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़े। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की बात पर लुयुआन ने उसी दिशा में जवाब दिया। उसने कहा, ये उपकरण एक वरिष्ठ ने मुझे बेचने के लिए दिए हैं।
आगे भी ऐसे उपकरण आते रहेंगे। लुयान कभी ये स्वीकार नहीं करता कि इन्हें उसी ने हासिल किया है। अगर लोग विश्वास न करें तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने विश्वास कर लिया तो वही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। इस दुनिया में भले ही संघीय सरकार थी, लेकिन कानून बहुत ढीले थे। सिर्फ शहर के बाहर ही नहीं, शहर के अंदर भी लोगों का मर जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए उसने अपने लिए एक काल्पनिक वरिष्ठ का सहारा बनाया ताकि भविष्य में उपकरण बेचना भी आसान रहे। अच्छा, तो लगता है कि भविष्य में हमारी लंबे समय तक साझेदारी रहेगी। मेरा नाम सोंग यी है। युवा मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। लुयुआन। लुयुआन, कृपया थोड़ी देर धैर्य रखो, मैं अभी इन उपकरणों का मूल्यांकन करता हूँ। ठीक है, कष्ट होगा सोंग लाओ। इसके बाद सोंग यी ने कुछ नहीं कहा। वह पूरी गंभीरता से उपकरणों की जांच करने लगा। उन्हें देखते ही उसने गहरी सांस ली। लेवल 30 के एपिक ग्रेड उपकरण, इनकी कीमत बहुत अधिक होगी। ये प्रोफेशन उन्नति से पहले के अंतिम स्तर के उपकरण हैं। इनके आंकड़े इतने अच्छे हैं कि पहली प्रोफेशन उन्नति के बाद भी इनका उपयोग जारी रखा जा सकता है। लेवल 30 भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन इस दुनिया में लगभग 80% प्रोफेशन धारक इसी लेवल 30 की सीमा पर रुक जाते थे, क्योंकि प्रोफेशन उन्नति का मिशन इतनी आसानी से पूरा नहीं होता था। अगर उन्नति का मिशन पूरा नहीं कर सके तो चाहे कितने भी राक्षस मार लो, लेवल आगे नहीं बढ़ता था। अगर यह सीमा ही सक्रिय कौशल की ताकत को देखकर कीमत तय करता था। कुछ देर बाद सोंग यी ने मूल्यांकन पूरा किया। उसने लुयुआन की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, ये तीनों उपकरण सर्वोच्च स्तर के हैं। हमारा ट्यानहांग व्यापार संघ 3 दिनों तक इनका प्रचार करेगा। 3 दिन बाद इन्हें नीलामी में रखा जाएगा। प्रारंभिक बोली होगी 10 लाख। तुम्हारा क्या विचार है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रारंभिक बोली सुनते ही लुयान स्वाभाविक रूप से तैयार हो गया। ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि जब किसी के पास असली ताकत होती है तो पैसा कमाना कितना आसान हो जाता है। अगर उस समय जब उसके पिता और उनकी टीम उस विषैले बॉस का शिकार करने गए थे उसे मारने में सफल हो जाते तो चाहे उन्हें केवल एक उपकरण ही मिलता, फिर भी वे गरीबों वाले इलाके से बाहर निकल सकते थे। नीलामी के बाद ट्यानहांग व्यापार संघ कुल बिक्री राशि का 5% शुल्क लेगा। युवा मित्र, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? सोंग यी ने फिर पूछा। नहीं। लुयुआन बाहर से शांत था, लेकिन भीतर से थोड़ा हैरान था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे नीलामी शुल्क के बारे में जानकारी थी। आमतौर पर वे 10% शुल्क लेते थे, लेकिन इस समय वे केवल 5% ही ले रहे थे। लुयुआन को केवल एक ही कारण समझ में आया। उन्हें पता था कि भविष्य में भी उनके बीच व्यापार होगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपना लाभ कम किया। शाओसन, लुयुआन के लिए एक VIP कार्ड बना दो ताकि 3 दिन बाद नीलामी में आने में उसे सुविधा हो, और बाकी उपकरणों का हिसाब भी कर देना। सोंग यी ने कहा। जी सोंग लाओ, कर्मचारी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद सोंग यी तीनों एपिक ग्रेड उपकरण लेकर वहां से चले गए। कर्मचारी ने जल्दी ही बाकी सामान्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरणों की कीमत निकाल दी। उनकी कीमत बहुत कम थी, सभी को मिलाकर केवल 5000 युआन बने। उसके बाद उसने लुयुआन के लिए VIP कार्ड भी तैयार किया और उसे सौंप दिया। लुयुआन ने VIP कार्ड हाथ में लिया। उसने देखा उस पर क्रम संख्या 72 लिखी थी। इसका मतलब था कि पूरे शहर में ट्यानहांग व्यापार संघ ने अब तक केवल 72 VIP कार्ड ही जारी किए थे। लुयुआन ने पैसे और VIP टावर ले लिया, फिर वहां से चला।